गुड इवनिंग सभी साथियों को ट्रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए सीटेट 2022 सेट 2 जो पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित और प्रैक्टिस सेट है, जो जनवरी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए हम आप सबको पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमवर्ती और चारों ओर भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? तो कौन सा कहाँ का बंदरगाह है दोस्तों? चेन्नई का, पारादीप का, या फिर ट्यूटिकोरिन, या फिर विशाखापट्टनम? तो सबसे गहरा कौन हो सकता है दोस्तों? आप लोग बताइए। सबसे गहरा विशाखापट्टनम का। तो कौन है दोस्तों? विशाखापट्टनम। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम। दोस्तों यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम कहाँ पे स्थित है दोस्तों? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ दोस्तों? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, आप लोग इसको नोट्स बनाते चलिएगा। स्थित है विशाखापट्टनम कहाँ पे स्थित है? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों यह स्थित है। दोस्तों यह भारत के निर्यात की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, तो भारत के निर्यात की विधि से या फिर उसको देखेंगे, यह भारत का दूसरा सबसे, यहाँ आप लोग लिखिए, दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, बंदरगाह है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, कौन दोस्तों? विशाखापट्टनम। और यह सबसे गहरा भी है दोस्तों, सबसे गहरा भी है। यह सबसे गहरा भी है और भारत के भूमवर्ती बंदरगाह है दोस्तों, भूमिवर्ती बंदरगाह है और जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व कौन सा होगा दोस्तों? कौन? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? क्या पूछा है? ग्रीन हाउस। कौन सी? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको किस में? CO2। इसका फार्मूला क्या है दोस्तों? CO2 इसका फार्मूला है। यह हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व दोस्तों, क्योंकि CO2 गैस के कण बहुत ज़्यादा समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं दोस्तों। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के कण है दोस्तों, ये वायुमंडल में सबसे अधिक समय तक बने रहते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक समय तक बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक समय तक ये दोस्तों बने रहते हैं। इस गैस का उत्सर्जन वाहनों या घरेलू ईंधन तथा औद्योगिक संस्थानों में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? या घरेलू ईंधन या फिर औद्योगिक संस्थानों में होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसे ग्रीन हाउस एक ऐसा कांच के घर की, जिसकी दोस्तों ग्रीन हाउस जो होता है वह कांच के घर और जिसकी दीवारें हरे रंग की कांच से बनी होती हैं, उसमें प्रकाश अंदर तो चला जाता है परंतु बाहर नहीं निकल पाता। यह क्रिया विधि ठंडे देशों में अपनाई जाती है ताकि पौधों को उचित ताप मिल सके। ठीक है, यह होता है ग्रीन हाउस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। औद्योगिक अपशिष्ट इसमें है दोस्तों, यह कचरा, इसमें जल प्रदूषण होता है। ठीक है, आप किसी चीज़ को, अब जैसे जल गंगा जी बह रही, उसमें कोई बॉटल फेंक देंगे तो वो एक औद्योगिक कचरा है। और औद्योगिक कचरा जैसे कंपनियां होती हैं तो अपने अपने पानी गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, तो उसमें औद्योगिक अवशिष्ट कचरा भी पैदा होता है जो जल प्रदूषण होता है। रेडियोधर्मी कचरा यह भी है दोस्तों, यह भी नहीं होगा। ठीक है, कृषि जनित कचरा अवशिष्ट यहाँ भी नहीं होगा। खनन अवशिष्ट, किसी ने तो खनन अवशिष्ट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खनन अवशिष्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। वाटर, इसको बोलते हैं वाटर पॉपुलेशन। ठीक है दोस्तों, फसलों पर छिड़के गए कीटनाशक पदार्थ, जैसे DDT क्या होता है दोस्तों? जो आप कोई चीज़ जैसे फेंकते हैं, जैसे शहरों व कस्बों के मकान से निकला मल मूत्र, कूड़ा करकट आदि नदियों, नालों, तालाबों और झीलों में गिरा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होता है? मतलब कि जल प्रदूषण होता है। ठीक है, जैसे फसलों पर छिड़के गए कीटनाशक पदार्थ जैसे DDT आदि खनन अवशिष्ट या फिर प्रदूषण का स्रोत नहीं बल्कि अन्य जल प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन खनन अवशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है कौन? केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, या फिर उपयुक्त तो सभी? तो कौन करता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का कार्य कौन करता है? जल संसाधन का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, या फिर BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना, या फिर उपयुक्त तो सभी? तो ग्राम पंचायत का कार्य क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है? उपयुक्त सभी। जल संसाधन का रखरखाव भी होता है, स्कूलों का निर्माण भी कराता है, BPL लाभार्थियों को सूची तैयार भी करता है, उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, हमारा सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों के शामिल है क्या? भूस्खलन, वनों की अग्नि दुर्घटनाएं, बाढ़ एवं सूखा, उपयुक्त सभी? तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या हो सकता है दोस्तों? क्या पूछा है? पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों से शामिल है क्या? भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा। तो क्या है दोस्तों? बाढ़ एवं सूखा है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे सूखा कहीं पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, अत्यधिक वर्षा भी हो जाए, तो इसमें जलवायु का क्लाइमेट चेंज होता है। क्या होता है दोस्तों? जलवायु का क्लाइमेट चेंज होता है, ये पर्यावरण अपघटन होता है। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, क्लाइमेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश क्लाइमेट, क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़ एवं सूखा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? तो कौन दोस्तों? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो क्या बोला दोस्तों? इंदिरा गांधी राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है। तो कौन सा राज्य हुआ दोस्तों? कौन सा? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन हुआ दोस्तों? राजस्थान। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर राजस्थान हो जाएगा। ठीक, कौन हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान हो जाएगा। इसमें जो राजस्थान नहर पश्चिमी भाग में स्थित है दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। कहाँ दोस्तों? पश्चिमी भाग में राजस्थान के दोस्तों यह पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग में दोस्तों यह स्थित है। इस नहर में मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पेयजल आदि की आपूर्ति संभव हो पाई है। इसमें किसमें दोस्तों? मरुस्थलीय सिंचाई के लिए, मरुस्थलीय सिंचाई के लिए। किसके दोस्तों? मरुस्थलीय सिंचाई के लिए। ठीक है, और पेयजल के लिए, किसके लिए दोस्तों? मरुस्थलीय सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए आपूर्ति संभव है। ठीक है, आपूर्ति संभव है। ठीक है दोस्तों, आपूर्ति संभव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो चीज़ें न समझ में आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। जो भी डिस्कशन करना है आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? बृहस्पति को, शुक्र को, शनि को, मंगल को। तो किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? शुक्र को। ठीक है, क्योंकि आकार में यह लगभग पृथ्वी के बराबर है दोस्तों। इसको सुन लीजिए, शुक्र ग्रह जो है यह आकार में पृथ्वी के बराबर है और यह ग्रह दोस्तों सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है। शुक्र ग्रह जो दोस्तों सुबह और शाम को आसानी से दिख जाता है। ठीक है, आसानी से आप लोग इसको नोट्स में लिख लीजिए। यह सुबह और शाम आसानी से दिख भी जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसे सुबह का तारा भी कहते हैं। सुबह का तारा कहते हैं। ठीक दोस्तों, सुबह का तारा भी कहते हैं और शाम का तारा भी कहा जाता है। इसको सुबह का भी तारा कहते हैं, शाम का भी तारा कहते हैं। यह सौर मंडल का दूसरा ग्रह है दोस्तों। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है दोस्तों? बहन। पृथ्वी का बहन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी का बहन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन है दोस्तों? इसमें से तिब्बत का पठार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। क्या? तिब्बत का पठार। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई 45,000 मीटर है दोस्तों। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 45,000 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों? 45,000 मीटर है और 14,800 फीट है। कितना? 14,800 फीट है। ठीक है, ये फीट है, ये मीटर है। ठीक है दोस्तों, यह मीटर है और यह फीट है। 45,000 मीटर है और 14,800 फीट है। तो यह तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मध्य एशिया में। ठीक है, मध्य एशिया में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? मध्य एशिया में स्थित है दोस्तों। ठीक है, यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकला क्या बोलते हैं दोस्तों? तकला मकान मरुस्थल का विस्तृत है। यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा और पूर्व में पश्चिम में 2500 किलोमीटर चौड़ा है। इसी के इर्द गिर्द विश्व का सबसे लंबे 14 पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह कितने क्षेत्र में फैला हुआ दोस्तों? 1000 किलोमीटर लंबा। कितना दोस्तों? 1000 किलोमीटर लंबा है। ठीक है दोस्तों, यह 1000 किलोमीटर लंबा है और 25,000 किलोमीटर चौड़ा। ठीक है, 25,000 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, यह 45,000 मीटर है दोस्तों। 14,800 फीट में है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 45, ये 1 मिनट दोस्तों, यह 4500 मीटर है दोस्तों। ठीक है, कितना दोस्तों? 4500 मीटर है और 14,800 फीट है। यह मध्य एशिया में स्थित है दोस्तों। 1000 किलोमीटर लंबा है, 2500 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है भूकंप, रासायनिक आपदा, सुनामी, भूस्खलन। तो क्या हो सकता है दोस्तों? आप लोग बताइए। रासायनिक आपदा। क्या दोस्तों? रासायनिक आपदा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रासायनिक आपदा। यह मानव निर्मित और मानव जनित आपदा का उदाहरण है। ठीक है, इसमें जैसे दोस्तों आप लोग रासायनिक आपदा, मानव जनहित आपदा दोस्तों, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी एवं भूस्खलन प्राकृतिक आपदाएं हैं दोस्तों। यह भूकंप, सुनामी और ये भूस्खलन, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। क्या दोस्तों? प्राकृतिक आपदाएं हैं। क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, उपयुक्त सभी। तो कौन है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। मिथाइल आइसोसाइनाइड। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों, यह घटना कब हुई दोस्तों? दिसंबर 1984 में। कब दोस्तों? दिसंबर 1984 में यह घटना हुई थी दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों? 1984 में। 1984 में। ठीक है दोस्तों, दिसंबर 1984 में यह घटना हुई दोस्तों। ठीक, कहाँ पे? भोपाल में हुई दोस्तों, जिसमें वहाँ की पेट्रो रसायन कंपनी, कौन सी दोस्तों? पेट्रो रसायन एक कंपनी थी, बड़ी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ और परिणाम हजारों की संख्या में लोग मर गए थे। यह घटना कब हुई दोस्तों? 1984 में। कौन सी कंपनी दोस्तों? पेट्रो रसायन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? नाइट्रोजन, मीथेन, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? नाइट्रोजन। कौन दोस्तों? नाइट्रोजन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाइट्रोजन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं दोस्तों। जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं तथा इसमें उत्पन्न प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफिल कार्बन और CFS, जबकि नाइट्रोजन या गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न नहीं करती। जैसे दोस्तों CO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस को इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, ये सब गैस ग्रीन हाउस को इफेक्ट नहीं करती, इफेक्ट नहीं करती। ठीक दोस्तों, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब तीनों क्या हो दोस्तों? ग्रीन हाउस को इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं भूमध्यरेखीय वन, कोड़धारी, पतझड़ वन, मैग्रो वन। तो कौन हो रहा है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैग्रो वन कौन हो रहा है दोस्तों? मैग्रो वन। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्रो वन हो जाएगा। ठीक, कौन हो जाएगा दोस्तों? मैग्रो वन। समुद्री प्रदूषण के कारण दोस्तों मैग्रो वन जो है नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि मैग्रो वन समुद्री तटीय क्षेत्रों में खारे जल में उगते हैं। ये सब कहाँ उगते हैं दोस्तों? खारे जल में। ठीक है, खारे जल में उगते हैं, खारे जल में उगते हैं। ये दोस्तों कहाँ उगते हैं? खारे जल में उगते हैं, समुद्री तटीय के किनारे उगते हैं, इसलिए जल प्रदूषण, वाटर पॉपुलेशन का प्रभाव इन पर भी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इन पर भी वाटर पॉपुलेशन का प्रभाव पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिप्थीरिया, अतिसारी, टांसिलाइटिक या फिर खसरा। तो कौन हो सकता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा हो सकता है दोस्तों? अतिसारी। कौन दोस्तों? अतिसारी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अतिसारी हो जाएगा। ठीक है, अतिसारी एक जल जनित रोग है दोस्तों, जो दूषित जल के पीने से होता है। इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अतिसार जो दूषित जल पीने से होता है, किससे होता है? दूषित जल पीने से होता है। इसे डायरिया के भी नाम से जानते हैं। किसे दोस्तों? डायरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। सही है। पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्तों पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना होता है। क्या होता है? पर्यावरण के उद्देश्य मुख्य रूप से छात्रों के प्रति जागरूक करना होता है, ताकि वे पर्यावरण की सुरक्षा एवं के संरक्षण के प्रति जागरूक हो और तथा स्वयं की भावनात्मक रूप से पर्यावरण से जुड़ सके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, जो छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो कौन सी प्रतियोगिता का दोस्तों? ग्रीन ओलंपियाड या फिर पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी या फिर वन महोत्सव या फिर पर्यावरण दिवस समारोह। तो कौन किया जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए जल्दी जल्दी। तो इसमें कौन दोस्तों? ग्रीन ओलंपियाड। किसमें दोस्तों? ग्रीन ओलंपियाड, ये हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीन ओलंपियाड। ठीक है, इसमें दोस्तों पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, TERI, कहाँ पे दोस्तों? TERI। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? द एनर्जी एंड रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्स द इंस्टीट्यूट, ठीक है, के द्वारा किया जाता है, ठीक, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है, ग्रीन ओलंपियाड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण निम्न में से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 10 जून को, 20 जून को, 5 जून को, 2 जून को। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ठीक है, लोगों में पर्यावरण की प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 जून को, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून को किसके द्वारा दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को वर्ष 1972 में पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। तो प्रथम कहाँ पे आयोजित किया दोस्तों? 1972 में। कहाँ दोस्तों? 1972 में कहाँ पे सम्मेलन होता है? स्कॉटलैंड। ठीक है दोस्तों, स्कॉटलैंड में हुआ था प्रथम। ठीक है दोस्तों, 1972 में स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून में पर्यावरण के प्रति जागरूक लाने वाले छात्रों की मानसिक में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? तो कौन सी रणनीति दोस्तों कारगर सिद्ध होगी? आप लोग बताइए। खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना? नहीं। पाठ्यक्रम में बदलाव तथा शैक्षिक रचनात्मक क्रिया और कलापों को शामिल करके? नहीं। परीक्षा के माध्यम से? नहीं। इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाता है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूक लाने, उनकी मानसिकता को बदलाव लाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है दोस्तों? कि छात्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव, दोस्तों इसमें बदलाव होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा दोस्तों? 78 में बदलाव। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बदलाव।
ठीक है, पाठ्यक्रम में बदलाव था गैर शैक्षिक रचनात्मक क्रियाकलापों का शामिल करके। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बदलाव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है दोस्तों, बच्चों को सर्वांगीण विकास या बच्चों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण या फिर नागरिकों को व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा इसमें डी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन सा दोस्तों, मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं ना, मतलब भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको क्या प्राप्त है, मूल अधिकार। क्या प्राप्त है दोस्तों, मूल अधिकार प्राप्त है संविधान के अनुसार, मूल अधिकार प्राप्त है संविधान के अनुसार। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुसार क्या प्राप्त है, संविधान के अनुसार मूल अधिकार उनको प्राप्त है। यह अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है दोस्तों, किसके विरुद्ध होता है, राज्य के विरुद्ध होता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, भारतीय संविधान में 12 से अनुच्छेद 32 अनुच्छेद तक, ठीक है, 32 अनुच्छेद तक संविधान मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, या दोस्तों अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकार प्राप्त है संविधान के अनुसार, तो नागरिकों को व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विषय शामिल नहीं है, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, व्यावसायिक शिक्षा। तो क्या शामिल नहीं है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताइए क्या नहीं शामिल है। व्यावसायिक शिक्षा क्या नहीं शामिल दोस्तों, व्यावसायिक शिक्षा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वारा दोस्तों जो एनसीईआरटी जो हम लोग का सिलेबस बनाती है उसकी रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषयों को शामिल किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान विषय नहीं है। ठीक है दोस्तों, व्यावसायिक, ध्यान से सुनिएगा, व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान का कौन कौन सा विषय है दोस्तों, इतिहास भी है, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान भी है, नागरिक शास्त्र भी है और भूगोल भी है, अर्थशास्त्र भी शामिल है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये सब क्या दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के आयाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु को परीक्षा नहीं की जा सकती। तो कौन, स्वास्थ्य, संगीत, योगा, उपयुक्त तो सभी। तो कौन नहीं किया जा सकती, उपयुक्त तो सभी होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, अंकों के आधार पर उसी पाठ्यक्रम को परीक्षा ली जाती है दोस्तों जो तत्परक हो। अमूल्य पूरक पाठ्यचर्या की परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं ली जा सकती। योग, संगीत और मूल्य परक पाठ्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, योग, योगा और संगीत ये सब क्या है दोस्तों, योगा और संगीत ये सब क्या है, मूल्य परक पाठ्यक्रम है। क्या है दोस्तों, मूल्य परक पाठ्यक्रम है। ठीक है, मूल्य परक क्या है दोस्तों, मूल्य परक पाठ्यक्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है, जल विनाश या फिर जल का संरक्षण, भूमि अपरदन संरक्षण, वनों की कटाई। तो कौन नहीं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल का संरक्षण हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, जल का संरक्षण। कौन नहीं है दोस्तों, जल का संरक्षण नहीं है। जल का संरक्षण तो वाटर कंजर्वेशन या पर्यावरण समस्या नहीं है, बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक है। ये सभी कार्य जिसमें पर्यावरण का हास्य होता है वह कारक पर्यावरण समस्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे जल में दुरुपयोग, वनों की कटाई, भूमि अपरदन, ये सब क्या होता है दोस्तों, पर्यावरण की समस्या है। वनों की कटाई पर्यावरण की समस्या है, भूमि अपरदन भी और जल विनाश भी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जल का संरक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, फिर पर्यावरण परीक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, या फिर पर्यावरण शिक्षा एक समेकित सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ सम्मिलित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो कौन दोस्तों नहीं होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मत्स्य उत्पादन से, किसके दोस्तों, मत्स्य मछली उत्पादन से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति, आप लोग प्लीज़ यहाँ पे एक मैं नोट्स बना दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से यह क्या हो जाएगा, श्वेत क्रांति। नीली क्रांति बता दिया आपको, मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष, आप लोग प्लीज़ इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। इंद्रधनुष क्रांति किससे है दोस्तों, सभी क्रांतियों का सम्मिलित स्वरूप। ठीक है, सभी क्रांतियों का सम्मिलित स्वरूप। ठीक है, इसके बाद हरित क्रांति, इसके बाद कौन दोस्तों, हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से सभी क्रांतियों के लिए सम्मिलित स्वरूप दुग्ध उत्पादन। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति हमारा किससे है, मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। इंद्रधनुष सभी क्रांतियों के लिए सम्मिलित स्वरूप, और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। भूमि, समुदाय, धर्म, परिवार। तो कौन नहीं है दोस्तों, धर्म। कौन है दोस्तों, इसमें से धर्म। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, मानव पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो मानव के चारों तरफ स्थित हो, जैसे मृदा, समुदाय, जनसंख्या, परिवार, संचार आदि। धर्म मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक है, तो भूमि, समुदाय, पर्यावरण ये सब घटक है। भूमि, समुदाय और परिवार ये सब क्या दोस्तों, घटक है, पर्यावरण घटक है। ठीक है, और पर्यावरण घटक क्या नहीं दोस्तों, धर्म।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है कौन? आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन नहीं दोस्तों? अग्नेय। मैग्मा से अग्नेय, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अग्नेय। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जो उत्पन्न होती है जो लावा निकलता है दोस्तों, उसमें हलचल स्वरूप पृथ्वी के अंदर से उपस्थित लावा बाहर आने को ज्वालामुखी की संज्ञा देगी। किसकी दोस्तों? ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले जो लावा होते हैं, मैग्मा होते हैं, उससे मैग्मा जब बाहर आता है तो ठंडा होने के पश्चात अग्नेय शैल का निर्माण करते हैं। किसका दोस्तों? अग्नेय शैल का वो निर्माण करते हैं, और इन्हीं शैलों से ताप, दाब, अपर्दन की क्रिया रूपांतरित होकर अवसादी शैलों का भी निर्माण करते हैं। किसमें? जो इसमें से मैग्मा निकलता है, इसमें ताप होता है, दाब होता है, पर्दन की रूपांतरित होकर अवसादी शैलों का ये लोग निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो कौन करती है दोस्तों? ओजोन। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ओजोन। ऑप्शन हमारा ओजोन हो जाएगा। ठीक है, यह दोस्तों ऑक्सीजन से निर्मित होता है। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन O3, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? O3। ठीक है, यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से निर्मित मिलकर बनता है दोस्तों, क्या बनता है? ओजोन, जिसको हम लोग बोलते हैं O3 अणु। ठीक है, होता है। और ओजोन गैस का एक स्तर समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? समताप मंडल पर। समताप मंडल पर पाया जाता है। समताप मंडल पर पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं दोस्तों, जैसे पराबैंगनी किरणें होती हैं, पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। और वर्तमान में ओजोन परत के कमजोर हो जाने से पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रही हैं, जो कई बीमारियों का कारण होती हैं। ठीक है, ओजोन परत की सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरो गैस से होता है। किससे दोस्तों? क्लोरीन गैस से। सबसे ज़्यादा इसको किससे नुकसान होता है दोस्तों? क्लोरीन गैस से। क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस से क्या होता है दोस्तों? नुकसान होता है। किसको? ओजोन परत को क्लोरीन गैस नुकसान होता है। ठीक है, क्लोरीन गैस क्या करता है? नुकसान करता है। किसको करता है? ओजोन परत को। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन गैस नुकसान होता है किसके लिए? किसके लिए दोस्तों? ओजोन के लिए, O3 के लिए। किसके लिए? O3 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल जल जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं? बादल, बर्फ, वर्षा, जलवाष्प। तो क्या कहते हैं दोस्तों? वर्षा कहते हैं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्षा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म एवं आर्द्र विषुवत जलवायु में, या फिर गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, या फिर ठंडी और ध्रुवीय जलवायु में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? गर्म एवं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाणिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? चाय, जूट, कपास, रबड़। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? कपास को। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? कपास हो जाएगा। ठीक है, आज बस इतना है दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब ऐसे ही प्यार बनाए रहिए।